हेलो डियर स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के 13th लेक्चर में आज फिर से एक बार आपका वेलकम है। ठीक है, पी ब्लॉक में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली में हमने डाइऑक्सीजन के बारे में अभी जाना है। ठीक है, आज का जो क्लास है वो पी ब्लॉक के ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का जो वर्सटाइल नेचर होता है ऑक्साइड फॉर्म करना, आज उसी पर बेस्ड है। और साथ ही साथ आज हम लोग ओजोन को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीजन का जो नेचर है, लगभग हर एक एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है उन सभी के साथ मिलकर के ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड फॉर्म करता है। चाहे वो मेटल हो तो मेटल ऑक्सीजन से मिलकर के मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। आज हम लोग इन्हीं ऑक्साइड्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेटल के सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो ऑक्साइड्स का मतलब हुआ कोई M नाम का मेटल हो या X नाम का नॉन मेटल हो, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मान लीजिए यहाँ पर M2O जो भी हो, M2OX फॉर्म करता हो, यानी कि M जो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ जनरल जो भी ऑक्साइड बनेगा M2OX, यहाँ पर X में 1 2 3 जो भी आए, ठीक है, ये मेटालिक ऑक्साइड कहलाता है। वही यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर हम लोग N ले लेते हैं नॉन मेटल के रूप में, N नाइट्रोजन नहीं है, जनरल N है। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर N2OX जो भी फॉर्म होगा ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जनरल हम बता दिए। तो सिंपल ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, तो कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ, तो दो एलिमेंट हमारे पास हुए, एक तो ये एलिमेंट, एक तो ये एलिमेंट, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो ऑक्साइड्स का मतलब हुआ बाइनरी कंपाउंड, सिंपल ऑक्साइड मतलब हुआ ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड यहाँ पर ऑक्साइड्स कहलाता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं एलिमेंट्स के, ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये ऑक्साइड्स आपके मेनली तीन तरह के होते हैं। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के तब एकदम एनसीईआरटी बुक साथ में रख करके तब यहां पर पढ़ाई करोगे। ठीक है, ऑक्साइड्स तीन तरह के बेसिकली होते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड्स, एंड थर्ड होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स बेसिकली कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये अपने अपने नेचर के बेसिस पर है। एसिडिक ऑक्साइड जो होता है जनरली हम लोग पढ़ते आते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं सारे ऑक्साइड्स, वो सभी इन जनरल एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होकर के एसिड फॉर्म करते हैं। तो यहां पर पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में कैसे हो गए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का ऑक्साइड जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड S8 सल्फर हो गया, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म किया, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जैसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। ठीक है, इटीसी ये सभी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कैसे पता करेंगे, तो जब यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है, तो आप जानते हो सोडा वाटर को आप लोग देखे हुए ही हो, जिसमें कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है। तो वाटर में डिसॉल्व के वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, दैट मींस H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। वही सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है। वही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। तो जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड फॉर्म करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये होता है। ठीक है,
बात करें मेटालिक ऑक्साइड का, तो जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो बेस या अल्कली फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, यानी डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। वो उनके अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह होते हैं, जैसे कि आप जानते हो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जैसे मैग्नीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सभी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जिनके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो अपने ऑक्साइड्स जो फॉर्म करते हैं वो ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर का होता है, उल्टा होता है। कारण क्या है? तो कारण है कि उनके ऑर्बिटल्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये एसिड बेस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिया आपको हम। तो यहां पर जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जनरली हो गया, इन जनरल, इन जनरल, यहां पर जनरल बात लिख दी है। जैसे कि यहाँ सोडियम का ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम Na2O बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल करके MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर बैलेंस कर ले 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ बैलेंस कर लेंगे 2 से, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 से बैलेंस कर देंगे। अब इसी को हम लोग वाटर में सोडियम ऑक्साइड को डिसॉल्व अगर करते हैं, हम लोग Na2O को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये NaOH फॉर्म करेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से बैलेंस कर दिए तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर से रिएक्शन कराए तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन हो गया। नहीं, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर के बेस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो जो है मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बताए, एक पॉइंट बताया आपको कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उनकी होती है, यानी उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, यानी कि अगर मान लो कि ये मैग्नीज ही है, यहाँ पर अगर इनके साथ ढेर सारे मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट मान लो कि यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो ऑक्सीजन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा। जब साइड में एलिमेंट हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मैग्नीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो डिफिशियंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट वो भी बनेगा, और साथ ही साथ कुछ ऑक्साइड्स मेटल के होते हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक समझ में आता है? एम्फोटेरिक मतलब हो गया जो एसिडिक भी रहता है और बेसिक भी, यानी कि एक बार में दोनों बिहेवियर नहीं दिखाएगा, एसिड के साथ भी वो रिएक्शन कर लेगा बेस बन करके, और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेगा एसिड बन करके। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, वो हमारा कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारे बातों को पॉइंट आउट करके आपको हम लिख के देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो यहां से मैंने क्या कहा आपको कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट
बिहेव्स एज एसिडिक, ठीक है ना। ये जैसे कि यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं Mn2O7, ठीक है। तो Mn2O7 हो गया, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, ITC। यहाँ पर ये सारे ऐसे ऑक्साइड्स है जिसमें कि यहाँ पर मेटल, अगर मैग्नीज को देखें तो मैग्नीज का यहाँ पर +7 ऑक्सीजन स्टेट है। मैग्नीज का +2 से +7 तक होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो +7 होता है वो यहाँ पर है। यहाँ वेनेडियम का +5 ऑक्सीजन स्टेट है। तो यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है यहाँ पर ऑक्साइड्स बना हुआ है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पॉइंट क्या हम लोग लिखे हैं, तो सम मेटल ऑक्साइड्स like aluminum oxides is amphoteric in nature। एम्फोटेरिक मतलब हो गया हिंदी में कहें तो उभयधर्मी, यानी कि जो दोनों धर्म को अपनाता है, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में यहाँ पर दो धर्म है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग एसिड के सॉल्यूशन में डाल दें और एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग बेस के सॉल्यूशन में डाल दें, दोनों ही केस में ये कंपाउंड फॉर्म करेगा न्यूट्रल। आप समझो यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये एसिड है तो ये बेसिक का बिहेवियर दिखा रहा होगा, और यहाँ पर ये बेस है तो ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, तो ना न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड फॉर्म करता है वो करता है यहाँ पर AlH2O6 3+, ठीक है। तो यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और यहां पर जो फॉर्म करता है वो करता है Na3AlOH6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां पर ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये छोड़ दो, हेक्सा एक्ो एल्यूमिनियम है यहाँ पर, और ये हेक्सा हाइड्रोक्सिडो सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनियम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका नाम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग सीखोगे। फिलहाल यहाँ पर देख लो, यहाँ बैलेंस अगर करना चाहे तो यहाँ बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो हो गया 2 हो गया, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 9 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, बैलेंस हो गया है। क्लोराइड आयन बचा यहाँ से, तो क्लोराइड आयन 6Cl- यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर अगर बैलेंस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 से अगर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6 NaOH हो गया, 6 सोडियम कंप्लीट हो गया, और बचा कितना, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 3 9 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन डाल दो, 3 डाल दो तो 12 हो गया। हाइड्रोजन देखे तो 3 दूनी 6 है, 6 6 12 है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये दोनों हमारे पास जो कंपाउंड बने, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारे पास न्यूट्रल है, एक्चुअली ये भी हमारे सोडियम प्लस के रूप में है और ये माइनस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारा सॉल्यूशन जो बना है वो न्यूट्रल बना है। न्यूट्रल तभी हो सकता है जब यहाँ एसिड बेस से रिएक्शन करे और बेस एसिड से रिएक्शन करे। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा बेस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो कह सकते हैं ये जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल मतलब हो गया ना ही वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना ही वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, यानी वाटर में डालने से वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। जैसे हम लोग बात कर ले नाइट्रोजन ऑक्साइड बात कर ले, N2O बात कर ले, NO दे दे, यहाँ पर CO दे दे, etc। ये सभी ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि हमारे न्यूट्रल होते हैं, यानी कि यहाँ पर ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। तो ये हमारी ऑक्साइड्स की कहानी है। तो ऑक्सीजन का वर्सेटाइल नेचर होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स से रिएक्शन करके वो ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये ऑक्साइड 3 तरह की बेसिकली होते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है।
मेटल ऑक्साइड की बात कर लें तो वो हमारा बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है। मेटल ऑक्साइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है वो एसिडिक होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और कुछ ऑक्साइड कैसा होता है, वो न्यूट्रल नेचर का भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड की कहानी है। तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो ओजोन है हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो बात कर रहे हैं हम लोग ओजोन की। ठीक है, ओजोन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक प्योर फॉर्म है, जिसको हम लोग एलोट्रॉप कह सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, O2 और O3। ठीक है, डाइऑक्सीजन और ओजोन। तो यहाँ पर जो ओजोन है वो तो हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के ऊपर में यानी कि एक लेयर के रूप में काम करता है, जो लेयर आने वाले सनलाइट के साथ आने वाले एक्सेसिव जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। ठीक है, तो यहां पर जो ओजोन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग लैब में भी ओजोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि नेचुरल वे में अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में लगभग धरती से 20-25 किलोमीटर दूर जो है जाकर के यही जो है ऑक्सीजन यानी डाइऑक्सीजन खुद ब खुद सनलाइट के साथ मिल सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो है ओजोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल है। लेकिन हम लोग लैब में अगर बनाना चाहें तो लैब में क्या होता है, यही ऑक्सीजन गैस को लेकर के साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी वैक्यूम के अंदर में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट स्पार्क के द्वारा जो है जब उससे एकदम स्लो मोशन में ऑक्सीजन गैस को पास कराया जाता है तो वहां पर कुछ मात्रा में ओजोन बरामद होती है, ओजोन हमें मिलता है। कितनी मात्रा में, तो लगभग जितना ऑक्सीजन हम डालते हैं उसका 10% ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, बाकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रह करके पास हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को ऑक्सीजन से ओजोन मिलता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, दैट मीन्स हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। और जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जहां एनर्जी मिलती है, वहां डिकम्पोजिशन का खतरा रहता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो कहीं डिकम्पोज ना हो जाए एटम्स में। तो इसलिए यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की जरूरत होती है कि डिकम्पोजिशन जो है वो रुक सके। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो हम लोग अगर हम लोग को यहाँ 10% से भी ज्यादा हम लोगों को ओजोन चाहिए अगर होगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में ओजोन हम लोग को चाहिए, क्योंकि ओजोन का बहुत सारे जगह पर लेबोरेटरी वगैरह में यूज भी है। ठीक है ना, तो अगर ओजोन हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए तो वहां पर हम लोग जो है एक ओजोनाइजर का यूज करते हैं, जो कि वहां पर एक बैटरी की तरह होता है, जो कि वहां पर ज्यादा मात्रा में ओजोन फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये लेबोरेटरी की बात की, लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात कर ली, इंडस्ट्रीज में ज्यादा मात्रा में जहां पर ओजोन चाहिए होता है वहां वो लोग ओजोनाइजर्स का यूज करते हैं। और ऐसे ऑक्सीजन से जो ओजोन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। जो ऑक्सीजन ही कन्वर्ट होता है हम लोग का ओजोन में उसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओजोन की बात कर ले तो ओजोन का फॉर्मूला O3 है। अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पर जो है O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें आप अच्छे से तो ये जो एक्चुअली में इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये यहाँ पर इसमें रेजोनेंस होते रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहाँ से यहाँ तक करता है। आप लोग तो रेजोनेंस वगैरह पढ़े ही होंगे। तो एक्चुअली में इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि रियल स्ट्रक्चर देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, और ये डबल बॉन्ड जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज होता है यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस फॉर्मल चार्ज होता है, यानी कि ये दो जगह पर माइनस फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओजोन का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करें तो नेचर में क्या होता है आप तो जानते ही, नेचुरल वे में हमारा ऑक्सीजन जो है वही बहुत ही ऊपर हाइट पर जाकर के लो प्रेशर में
ठीक है। लो प्रेशर में ऊपर हाइट पर जाकर के ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वही सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लेबोरेटरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इसी ऑक्सीजन को यानी कि डाइऑक्सीजन जो हम लोग का यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है, इसको साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक ट्यूब की तरह होता है, इससे पास जब कराया जाता है तो ये जो है ओजोन बनता है, बट 10% कंसंट्रेशन में बनता है। ठीक है, 10% कंसंट्रेशन में यहाँ पर ओजोन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ बैलेंस करेंगे तो 3 से यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 से बैलेंस कर लेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि व्हेन अ स्लो स्टीम ऑफ dioxygen is passed through a silent electrical discharge, then 10% of dioxygen is converted to ओजोन। ये 10% डाइऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर इस ऐसे ऑक्सीजन, जो पहली बात है यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर ओजोन में, तो ओजोन को हम लोग यहाँ पर ओजोनाइड ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन। और दूसरी बात यहां पर क्या है, तो यहां पर अगर हम लोग को ज्यादा अगर कंसंट्रेशन में ओजोन की जरूरत है इंडस्ट्रियल स्केल पर, तो वहां पर ओजोनाइजर्स का यूज करते हैं, है ना। तो फॉर मोर यील्ड एन ओजोनाइजर इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के दौरान जो है ओजोनाइजर का यूज किया जाता है, जो ओजोनाइजर ज्यादा मात्रा में ओजोन को यील्ड करता है, यानी ओजोन देता है। अगर ओजोन की हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारा जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पर प्योर ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट 101.1 केल्विन के आसपास होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ओजोन जो है वो भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर, अभी जितना टेम्परेचर हमारे पास है रूम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में ओजोन जो है वो वोलाटाइल रहेगा। इस टेम्परेचर में ओजोन हमारा क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। इससे कम टेम्परेचर पर ही ओजोन हमारा लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ओजोन की प्रॉपर्टीज है। ओजोन के जो प्रिपरेशन है यहाँ पर, उस प्रिपरेशन को आप लोग सही ढंग से समझ करके नोट कर लोगे, आप लोग किताब से भी मैच करके एकदम नोट कर लोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ओजोन के लिखे गए हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज को। आपकी बुक में भी होगा, आप बुक से भी मैच करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कुछ याद करने वाली बातें हैं जो याद करना है आपको। यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में ओजोन जो है वो पेल ब्लू होता है, यानी कि पीला और ब्लू का मिक्सचर जो है पेल ब्लू टाइप का कहलाता है। ठीक है, और डार्क ब्लू एकदम जो है पूरा डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू बन जाता है, वही सॉलिड फॉर्म में वायलेट ब्लैक जैसा ये दिखता है ओजोन। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, इसके पास जो है एक खास प्रकार का स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल मतलब हो गया एक खास तरह का इसका अपना एक सेंट होता है। ठीक है, हम कह नहीं सकते हैं या पंजेंट स्मेल ये सब नहीं कह सकते हैं, दुर्गंध है कि सुगंध है नहीं कह सकते हैं, इसका खास एक गंध होता है। ठीक है ना। अब यहाँ बात कर ले हार्मफुल जो होता है, ये अगर हम लोग 100 ppm 100 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पानी के मान लो कि अगर हम क्या कहते हैं 10 लाख ग्राम पानी में 100 ग्राम ये अगर मिला दें, यानी कि 1000 किलो पानी में 100 ग्राम ये मिला दें तो उससे कम तक चलेगा। लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा अगर मिलाएंगे यानी कि 100 ppm से अगर एवब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसको टेक करने यानी कि अगर आप लोग पी लेते हो तो वहां पर आपको हेडेक, नौजिया जैसे बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ओजोन जो होता है वो थर्मोडायनामिकल अनस्टेबल होता है। अब थर्मोडायनामिकल अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि आप यहां पर समझो कि ऑक्सीजन से जो ओजोन बना था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, वही यहाँ पर ओजोन जो है वो जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पर हीट रिलीज होता है। और जहां पर डेल्टा एच निगेटिव होता है दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, वहां पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप हो जाता है। देखो रिएक्शन जब हो रहा है एंडोथर्मिक में तो वहां हीट दोगे तो ही रिएक्शन होगा, नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो अपने आप रिलीज कर रहा है हीट उसको आप रोक नहीं पाओगे, वो है स्पॉन्टेनियस। इसलिए यहां पर जो है डेल्टा एच नेगेटिव होने के कारण से, डेल्टा एस पॉजिटिव होने के कारण से, यानी इंट्रोपी पॉजिटिव होने के कारण से यहाँ पर ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है ओजोन। और ये ओजोन टूट जाता है ऑक्सीजन यहाँ पर डाइऑक्सीजन में, प्लस यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट होता है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, जिससे सामने वाले का ऑक्सीडेशन होता है। और हम कह सकते हैं चूंकि ओजोन जो है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए यहां पर ये जो है ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन के लिबरेशन के कारण से, यानी कि उसको ये एटॉमिक ऑक्सीजन लिबरेट करता है, देता है, टूटता है उसमें, इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कई सारे रिएक्शन में हम लोग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेड सल्फाइड है, जब इसको आप ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो ये लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के लेड सल्फेट फॉर्म करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में ये टूट जाता है, यानी कि ये टूट जाएगा O3 O2 में टूट जाएगा, और जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो इसको ऑक्सीडाइज करके PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि ओजोन का अगर आप लोगों को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना ओजोन प्रेजेंट है, तो इसके लिए यहाँ पर बफर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। बफर सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं पढ़े हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो आप लोग जरूर वहां से एक बार बफर सॉल्यूशन पढ़ लोगे क्या होता है। ठीक है, बफर के बारे में आप लोग पढ़ना, एसिडिक बफर पढ़ना, बेसिक बफर पढ़ना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर बफर बनाया जाता है ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए। तो उसके लिए खास प्रयास क्या है, जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब ओजोन डालते हैं तो वहां पर एक बोरेट बफर मिलता है, जो बफर का पीएच कितना होता है, 9.2 होता है। ठीक है, ये जो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन के लिए ये हमारा एक मेथड है। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और बाकी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आपने देखा है ओजोन का। ठीक है, पहले यहाँ तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं ओजोन के और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग ओजोन के एक बहुत ही खास प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके कारण से आज हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर में जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में ओजोन है उसकी क्षति हो रही है। ओजोन एक्चुअली में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बहुत रैपिडली रिएक्शन करता है, खास करके जब बात हो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, यानी NO की। ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स ऐसा यहाँ पर ऑक्साइड है जो कि ओजोन से रिएक्ट कर लेता है, बहुत ही रैपिडली रिएक्शन करता है, जो कि खुद ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के NO जो है वो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि फिर से ओजोन को क्षति पहुंचाता है। यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब बनता है ना तो एटमॉस्फेयर में खत्म नहीं होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, वो मौजूद रहता ही है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जितने भी सुपरसोनिक जेट्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह से जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं वहां से जो गैस निकलती है, साथ ही साथ सबसे अधिक क्षति तो यहाँ पर जनरली धरती पर के लोग के द्वारा जो फ्रेयॉन्स गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जनरली रेफ्रिजरेंट में, यानी फ्रीजर वगैरह में या आइस फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं फ्रेयॉन्स गैस। ठीक है, तो इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, एक्चुअली फ्रेयॉन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है, CF2Cl2। तो उनके इन्फ्लुएंस के कारण से भी ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ओजोन की बहुत एक खास प्रॉपर्टी है कि इट रैपिडली reacts with nitrogen monoxide to convert into नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहां पर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड O2 में यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब ओजोन का रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से होती है तो यहां पर ये तुरंत ही रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट करता है, एलिमिनेट करता है। तो यहां से क्या है कि हमारा जो ये ओजोन है वो कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीजन में। तो वहां का लेयर हट गया, ओजोन वहां से खत्म हो गया। तो ये जो हमारे अर्थ पर जो प्रोटेक्टिव लेयर ग्रुप में ओजोन बैठा हुआ है वो जहां जहां पर यहाँ पर NO जाकर के रिएक्शन करता है वहां वहां का ओजोन जो है ऑक्सीजन बनकर के यहाँ से ये क्या हो रहा है, गायब होते जा रहा है। जिसके कारण से एक समय आएगा कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन का धरती पर से ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, यहाँ से गायब होते जा रहा है। और गायब होगा तो यहाँ सूरज से जो यहाँ खतरनाक एकदम रेडिएशन सूरज जो एकदम भेजता है, पता नहीं क्या कौन सी दुश्मनी यहाँ पर है जो भेजता है यहाँ से, वो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ पर पहुंच जाएगा, अर्थ पर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा। तो यहाँ पर ओजोन जो है इस तरह से डिप्लेशन होता है ओजोन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय यूजेस ऑफ CFCs, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग स्पेशली फ्रेऑन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज CF2Cl2, ठीक है। तो इसके एक्सेसिव यूज से जो यहाँ पर हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ओजोन में डिप्लेशन होता है जो कि हार्मफुल आगे के लिए, आगे के समय के लिए। तो इस तरह से ओजोन का यहाँ पर रिएक्शन था जिसमें कि ओजोन के डिप्लेशन के बारे में भी आपको हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ओजोन का अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले ओजोन के यूजेस के बारे में बात कर ले तो ओजोन का बहुत सारा यूज भी है। लेबोरेटरी में जो ओजोन बनाया जाता है, यानी हम लोग जो आर्टिफिशियल ओजोन बनाते हैं उसका कई जगह यूज है। ओजोन तो आप लोग जान ही रहे हो कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजर का काम करता है, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ओजोन का यूज जो है पोटेशियम परमैंगनेट की तरह पानी को साफ करने में भी किया जाता है। यानी कि पानी अगर पीने लायक नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें है, तो हम लोग स्मॉल अमाउंट में उसमें ओजोन मिक्स करके उसके सारे बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज करने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरलाइजिंग ऑफ वाटर में भी ओजोन का यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ठीक है। तो कई सारे जगह पर ओजोन का केमिकली यानी मेडिसिनल यूज है। तो मेडिसिनल यूज यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए खास करके ओजोन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ओजोन का और भी जगह यूज है, जैसे ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर यानी आटा को ब्लीच करने में, तेल को ब्लीच करने में, इस तरह से ब्लीचिंग के जगह पर भी हम लोग ओजोन का यूज कर सकते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओजोन की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन का एक केमिकल यूज भी है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके प्रिपरेशन में भी हम लोग ओजोन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यूजेस ऑफ ओजोन में अगर हम लोग बात करें तो यूजेस ऑफ ओजोन में कई सारे यूजेस के होते हैं। तो यहाँ पर इसका मेनली जो यूज है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जर्मिसाइड्स यानी कीटनाशी, है ना, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, ETC, इनमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग अगले यूज को देखें तो हम लोग ब्लीचिंग में कर सकते हैं, ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, फ्लोर, ETC, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, इसकी प्रिपरेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओजोन टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप लोग ओजोन को समझे होंगे।
2-3 बार इसको पढ़ने की जरूरत है, पढ़िएगा, याद हो जाएगा अच्छी ढंग से, ठीक है। और खास करके ओजोन के जो प्रिपरेशन है उसमें जो रिएक्शंस है वो आपको याद करने हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वो, या ध्यान में रहेगा तो वही काफी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल रिएक्शंस है, मेनली थर्मोडायनामिकल अनस्टेबिलिटी का जो रिएक्शन है, और यहाँ पर जो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो रिएक्शन है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपने ओजोन डिप्लेशन का रिएक्शन देखा है, ये सभी रिएक्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ओजोन टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये ओजोन जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ही कम इससे रहता है, ऑब्जेक्टिव्स इससे आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है, इसको रीड करना है एक बार अच्छे से, बस कहानी खत्म है, ठीक है ना। इस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास में हम लोग सल्फर शुरू करेंगे। सल्फर के फॉर्म्स, सल्फर के जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स, उनके प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज की हम लोग स्टडी करेंगे, सल्फर के एसिड्स की स्टडी करेंगे। तो अगले क्लास में हमारा सल्फर होगा, ठीक है। फिलहाल आज का ऑक्सीजन का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में से वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।